दरम्यान में कहीं महसूस करें कि मुझे नींद आ रही है तो काइंडली मुझे जगा दिया करें। जगाने से मुराद है कोई सवाल पूछ लिया करें। एक बंदा और रिदम के साथ अकेले लगा रहे ना तो ऐसे लगता है कि जैसे अब बस मुझे नींद आ रही है। मेरी बात थकावट होती है सारे दिन की बहुत ज्यादा। जी और जी मैं सर, जब बिल्कुल सही कह पंद्रह रहे हैं बीस आप। मिनट आधा घंटा हिम्मत पढ़ाता है। हूँ तो उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे अब नींद आ रही है। जी जी, नहीं नहीं सर, आपकी बहुत एफर्ट्स हैं। और आप माशाल्लाह से जो टेस्ट भेजते हैं, फिर उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं हमारे लिए। फिर आप जो वो लेक्चर होता है उसको मतलब एडिटिंग करके फिर वो हमारे लिए भेजते हैं, तो हम थक जाते हैं सिर्फ स्कूल की ड्यूटी करके आके। तो आपका तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। फिक्र होती है मुझे मुसलसल ही कि असल में ना जिन लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है ना तो वो अल्लाह ताला तौफीक दे और हम्म, ऐसे तरीके से वो जिम्मेदारी निभाई जाए इंशाल्लाह ताकि सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंसान जिंदगी में जो कमाता है ना वो सबसे इज्जत कमाता है। बाकी चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल माइनर हैं। बिल्कुल। तो अगर वो इंसान कोई अगर जी जी इन लफ्जों बिल्कुल। में याद करे कि फलां आदमी ने हमारे साथ धोखा किया तो ये बहुत बुरी बात होगी। खैर चलते हैं जी। जी जी बिल्कुल, सोशल नहीं नहीं अर्ज सर। थ्योरी। सोशल अर्ज थ्योरी ये बेसिकली है तो मोटिवेशन थ्योरी। लेकिन जब मैंने आज के नोट्स को सेपरेट किया तो उसके अंदर ये भी आ गए जिसको कर देते हैं। सोशल अर्ज थ्योरी से मुराद ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो सोसाइटी से अलग हो ही नहीं सकता। इंसान का वजूद बगैर बाकियों के सोशल वैल्यूज के नहीं है। तो इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ के ही जो है ना वो सीखते हैं आगे बढ़ते हैं जिंदगी के अंदर। तो जैसे कि पहले साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि इंसान जो है वो यूनिक है। वो कहते हैं। अब यहाँ पे वो यहाँ ये कहते हैं कि इंसान जो है ना ये सोशल बीइंग है और इसकी बका जो है ना वो बाकी लोगों के साथ रहने के अंदर है। ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह की ये बात करते हैं। इसके अंदर ये कहते हैं कि इंसान जो है स्पीकर ऑन है तो वो ऑफ कर लीजिएगा ताकि जो है ना अच्छा जी। वो कहते हैं कि इंसान जो है बिलोंगिंगनेस यानी इंसान जो है वो लव बिलोंगिंगनेस उसके बगैर जो है ना ये इसका रहना मुमकिन नहीं। सोशल कंपैरिजन की बात करते हैं कि इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है अपने आप को। अपनी सोशल आइडेंटिटी लोगों के अंदर अपने आप को पहचानता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ मेरी क्या वैल्यू है। सोशल सपोर्ट की तो जरूरत होती है। सोशल इन्फ्लुएंस जो लोगों के ऊपर अपना असर रखता है। यानी इस थ्योरी का जो बेसिक पर्पज है एक थ्योरी नहीं एक आइडिया समझ लें ख्याल है कि जिसका यही है कि इंसान सोशल बीइंग है और सोसाइटी के बगैर इंसान का वजूद मुमकिन नहीं है। हाँ ये थ्योरी जो इन चीज़ों को इग्नोर करती है ना वो ये कहती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करती है। हो सकता है कुछ इंसान जैसे कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से दूर भागते हैं उन्हें तनहा रहना जो पसंद है। जबकि ये सोसाइटी ये वाली थ्योरी तो कहती है कि इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों में रहना उनके लिए मुश्किल होता है। इसके अलावा यानी ये सोशल जीनियस की बात करता है हो सकता है सोशल जीनियस कुछ लोग ना हो। यानी सोशल जीनियस से मुराद ये है कुछ लोग लोगों से भागते हैं बात करने से भागते हैं। सोशल जीनियस तो वो होता है कि जो हर एक को समझता है हर एक की इज्जत लगाता है। इसके अलावा ये थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी को और कॉग्निटिव वगैरह को इग्नोर करती है। तो ये एक मुख्तसर आइडिया था इसके थोड़े। अच्छा इसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग की बात है। कोऑपरेटिव लर्निंग जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट अपने जहन के अंदर रखें। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होगा जहाँ मुख्तलिफ लोग आपस में मुख्तलिफ स्टूडेंट या मुख्तलिफ लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे किसी एक प्रोजेक्ट एक काम के ऊपर मिलके काम करेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे काम को डिवाइड करके या काम इकट्ठे वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे की मदद से कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। ये वैसे मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए हुए थे क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक था। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस यही पता कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। टीचर अगर ग्रुप बनाता है तो वो टीचर ग्रुप बनाता है मुख्तलिफ कैलिबर के वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे को जो है ना वो काम में मदद करते हैं। इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। हमने एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये उसी की कड़ियां हैं क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिविटी क्या होती है जब हम कोई नई चीज इजाद कर रहे होते हैं। जब हम एक यूनिक आइडिया नए आइडियाज वो यानी मुनफरद आइडियाज लेके आ रहे होते हैं मुनफरद ख्यालात लेके आ रहे होते हैं। तो बहुत से किसी एक प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशन फाइंड करने की बात करते हैं कुछ नया करने की बात करते हैं तो वो होती है क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है कि हमारे पास कोई चीज मौजूद है उसके ऊपर उसकी एवेल्युएशन करना उसके ऊपर गौर व फिक्र करना उसको किसी एक चीज के ऊपर तदब्बर करना या मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है उन ऑप्शन में से किसी एक की चॉइस करना।
या मेरे पास किसी मसले के बहुत से सोल्यूशन हैं, तो उनमें से भी बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना, वो चूज करना, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास होता है क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ठीक है, कुछ आप जहन में बैठ गए होगा, क्रिएटिविटी नई बात होती है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर किसी एग्जिस्टिंग चीज के ऊपर जो है वो हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, उसमें से भी बेस्ट चूज कर रहे होते हैं। यानी एनालाइज एवेल्युएट, जो पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उन्हीं को एनालाइज करते हैं, उन्हीं के ऊपर आर्गेट एविडेंस देते हैं, उनको यानी एक पॉइंट के ऊपर आते हैं, ओपन माइंडेड यानी खुले आम उसके ऊपर सवाल करते हैं, कोई शक शुबात हो वो देखते हैं, उसके बाद क्यूरियोसिटी अपनी शो करते हैं, उस आइडियाज को डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में होता है। सेम यही कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये बात भी हमने इंडक्शन और डिडक्शन के अंदर की थी कि हमने कहा था कि जो इंडक्टिव होता है वो डाइवर्जेंट होता है, जो डिडक्टिव होता है वो कन्वर्जेंट होता है। और यहाँ पे अगर क्रिटिकल और क्रिएटिविटी की बात करें, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग था वो कन्वर्जेंट है, और जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट ये होता है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हो, उनमें से जो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, ये कन्वर्जेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग। और डाइवर्जेंट होता है जब हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम हो, उसके बहुत से सोल्यूशन फाइंड करने हो, उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो ये सेम वही आपने समझ लिया। अगर मैं हेडिंग यहाँ पे कन्वर्जेंट की जगह चेंज कर दूं और सर, मैं जी जी। ये सर इंडक्टिव कौन सा बताया है? इंडक्टिव वो कन्वर्जेंट है या वो डाइवर्जेंट है? इंडक्टिव जो है ना वो डाइवर्जेंट है। देखिए इंडक्टिव के अंदर हम कहते थे पहले एग्जाम्पल फिर रूल, स्पेसिफिक टू जनरल की बात करते थे। इंडक्टिव के अंदर हम डिटेल की बात करते थे, टॉप टू बॉटम की बात। यानी यहाँ पे जो इंडक्टिव होता था ना, वहां पे समझे कि हम बहुत बेसिक से एक्सप्लेनेशन देते थे, एक्सप्लोर करते थे चीजों को, और डिडक्टिव के अंदर हम कंक्लूजन में जाते थे। तो जो हमारा होगा कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट कह लें, या दूसरे लफ्जों में उसको कह लें क्रिटिकल थिंकिंग कह लें, या डिडक्टिव कह लें। ठीक है, इसी तरह डाइवर्जेंट कह लें, क्रिएटिविटी कह लें, या उसको इंडक्टिव कह लें। तो ये इस तरह इन तीन नाम बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके सामने नजर आ रही है कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात। जी सर, ये आपने ये भी तो बताया था, मेरे ख्याल में रिसर्च का था टॉपिक भी, कि कन्वर्जेंट में सर सवाल होता है तो उसका जवाब भी एक ही होता है, और डाइवर्जेंट में मेरे ख्याल में सवाल एक होता है, उसके कई जवाब होते हैं। यही जी चीज नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी मैं रिलेट कर रहा हूँ ना। ठीक। देखिए कन्वर्जेंट के अंदर हमारे पास एक सवाल, बहुत से हमारे पास ऑप्शन है, यानी एक सवाल के बहुत से सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं प्रॉब्लम के, उनमें से हम एक प्रॉब्लम को चूज कर रहे हैं, ये होता है कन्वर्जेंट। और अगर हमारे पास एक मसला है और उस मसले के बहुत से सोल्यूशन हम तलाश कर रहे हैं, तो वो ये बहुत से सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो डाइवर्जेंट होगा। अब देखें जहाँ पे हमारे पास चीजें फूट रही हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इंडक्टिव अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सी मिसालें हमारे पास हो जाएंगी। और डिडक्टिव ये होता है कि जो अवेलेबल चीजें हैं उनमें से किसी एक के ऊपर जाना, नतीजे के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर जाना, तो वो हमारा डिडक्टिव होगा। या उसी को कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं, या उसी को क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपस में कंसेप्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट की जगह अगर मैं यहाँ पे डिडक्टिव लिख लूँ तो तब भी ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाए डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट की जगह अगर मैं यहाँ पे इंडक्टिव लिख लूँ, डाइवर्जेंट में देखें ना, मैंने कहा है कि एक प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशन, तो इसी तरह इंडक्टिव के अंदर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों की बहुत वजाहत देते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, एग्जाम्पलें पहले देते हैं, फिर बाद में रूल की बात करते हैं। ओपन एंडेड हम इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर जितना हम चाहें प्रॉपर सोल्यूशन, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, लॉजिकल एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएटिविटी होती है, बॉटम टू अप्रोच होती है, बॉटम अप्रोच होती है। यानी सारी चीजें, चाहे इसको इंडक्टिव कर लें, चाहे इसको डाइवर्जेंट कर लें, चाहे इसको आप क्रिएटिविटी कर लें, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। ठीक है। सर थोड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में बताना। जी, सब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है कि जिसके अंदर हमारी अपनी राय शामिल होती है। मिसाल के तौर पे आपको पेपर के अंदर वो सवाल देता है ना, तो एक सवाल ऐसे टाइप सवाल देता है, कहता है कि इफेक्टिव लीडरशिप की क्या क्वालिटीज है। अब आपके पास खुला मैदान है, आप उसके ऊपर इफेक्टिव लीडरशिप की जितनी आपके दिल में आता है कि ये पंक्चुअल होना चाहिए, उसके अंदर डेमोक्रेटिक क्वालिटीज होंगी, अब जो आपके दिल में आ रहा है आप उसके ऊपर लिखी जा रहे हैं, यानी अपनी ओपिनियन, अपने ख्यालात का इजहार खुलेआम कर रहे हैं। तो ये हो जाती है सब्जेक्टिव अप्रोच।
यानी जिसके अंदर हमारी मर्जी, हमारी ओपिनियन, हमारी राय, थॉट की अलाउ होते हैं, ये इजाजत होती है, वो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है मकसदियत, जिसके अंदर यानी हम इसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड, या जैसे हमारे पास होते हैं ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब एमसीक्यू के अंदर किसी एक के ऊपर आपने टिक करना है, तो इसके अंदर हमारी अपनी राय कोई नहीं है। हम अपनी जैसे आप ये मैचिंग आइटम हो गया, ट्रू फॉल्स हो गए, जहां हम अपनी राय नहीं दे सकते, जहां टू दी पॉइंट यानी एग्जैक्ट वही बात करनी होती है, उसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। इसको जैसे हम कहते हैं ना पेपर के अंदर, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये सब्जेक्टिव सवाल है। ऑब्जेक्टिव सवाल वो होंगे जिनको अगर मैंने चेक किया है 10 नंबर बने हैं, तो ठीक है, अगला बंदा एक और चेक करेगा, वो भी 10 नंबर बनेंगे, तीसरा चौथा, ये 20 के 20 बंदे अगर चेक करेगा तो कोई भी 10 से ज्यादा नंबर या 10 से कम नंबर नहीं दे सकेगा। ऐसे सवाल जो है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। और डिडक्टिव जो सब्जेक्टिव होगा, हो सकता है मैंने एक लॉन्ग सवाल किसी ने दिया, मैंने उसको 8 नंबर दे दिए, अगला बंदा उसको 9 दे दे, कोई उसको 6 दे दे, कोई उसको 4 दे दे, यानी वहां पे सब्जेक्टिव अप्रोच शामिल हो जाएगी। सब्जेक्टिव होता है जहाँ पे ओपिनियन, मर्जी, राय, सम बायसनेस, ये चीजें होती हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वहाँ पे अनबायस्ड होता है, वहाँ पे किसी की ओपिनियन, राय शामिल नहीं होती, पूरी पॉइंट जनरल हमें बात करनी होती है। क्लियर हुआ? जी सर। सर थोड़ा सा यूजेबिलिटी जी के सर। बारे में बता दीजिएगा। यूजिबिलिटी के टेस्ट के अंदर एक टर्म यूज होती है। यूजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो टेस्ट जो आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सके, यानी एक टेस्ट मैंने बनाया है और वो टेस्ट मुझे बनाने में टाइम कम लगा है, यानी वो ऐसा टेस्ट जिसको बनाने में टाइम कम लगे, जिसको ऊपर खर्चा कम आए, जिसको लेना आसान हो, जिसको चेक करना आसान हो, जिसको एट द एंड रिजल्ट देना आसान हो, इसे कहते हैं यूजेबल। यूजेबल चीज वो चीज जो फायदेमंद है। फायदेमंद की क्या, कौन सी चीज होगी? जो हमारे रिसोर्सेज भी कम लगेंगे, हमारा टाइम भी कम लगेगा, हमें वो चीज इस्तेमाल करना भी आसान होगी, तो यूजेबल, इसे यूजिबिलिटी टर्म बोलते हैं। ये मोस्टली टर्म जो यूज होती है ना, ये मेजरमेंट असेसमेंट के टॉपिक के अंदर यूज होती है। और वहाँ पे हम जब सवाल पेपर बनाते हैं तो हम बात करते हैं कि कौन सा पेपर यूजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर जो है वो कम टाइम लगेगा, कम पैसा लगेगा, जब आसानी से लिया जा सकेगा, आसानी से रिजल्ट लिया जा सकेगा, उसको हम बोलते हैं। चलिए, जी चलिए आगे। जी सर। ओके जी। अच्छा, इसके बाद गाइडेंस काउंसलिंग की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बेसिकली तो किताबों के अंदर इसके ऊपर पूरा अलग से चैप्टर है, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को किया है कि जिनको मैंने कहीं पेपर के अंदर देखा है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन आइंदा दिनों के अंदर इरादा है कि इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा गाइडेंस और काउंसलिंग का कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करनी है। ये लास्ट टाइम इंटरव्यू के अंदर ये सवाल बार बार पूछा गया, और इवन मेरे जंग का ही एक दोस्त, हम दोनों ने इकट्ठे इंटरव्यू की तैयारी की थी ना, मतलब दोनों का टेस्ट क्वालिफाई था और हम दोनों ने इकट्ठे तैयारी की थी। तो उसमें जब वो इंटरव्यू के अंदर अपेयर हुआ तो उससे इसी काउंसलिंग के मतलब सवाल पूछे और अनफॉर्चुनेटली गलत बता बैठा, और उस वजह से उसको इंटरव्यू के अंदर ड्रॉप कर दिया गया, यानी इंटरव्यू के नंबर कम दिए गए। तो ये एक अहम सवाल है, तो इसको आज आप अपने जहन में रखेंगे। कुछ लोगों के जहन में होगा गाइडेंस भी एक ही चीज होती है, काउंसलिंग भी, आज मैं फर्क यहाँ पे आपको वाजे कर दूंगा। गाइडेंस ये होती है कि जो हम इंटीमेशन दे रहे होते हैं, मैं मुख्तलिफ बातें होंगी, शायद मैं एक दूसरे के साथ जोड़ ना सकूं, लेकिन मैं बातें बता सारी दूंगा। गाइडेंस के अंदर हम किसी को इंटीमेशन दे रहे होते हैं, किसी को आगाही फैला रहे होते हैं, किसी को उस चीज के मुतालिक बता रहे होते हैं जब भी तक हुई नहीं है, किसी को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो उसको है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक सवाई किसी मसले के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मैं मेरे स्कूल के अंदर जो है ना, मुझे कहा गया कि आपने आपने स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। अब मैं सब स्टूडेंट को इकट्ठा करता हूँ क्लास में, उनको बताता हूँ बच्चों से ये आपने इस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये मैं आगाही फैला रहा हूँ, सब बच्चों को गाइडेंस दे रहा हूँ। तो ये गाइडेंस होती है, एक तो ये कि ये ज़्यादा सारे लोगों के लिए होती है, ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मिसाल के तौर पे कि नए लोग आए हैं कॉलेज के अंदर, तो मैं उनको मोटिवेट करूंगा कि आप हमारे कॉलेज के अंदर ये चीज़ें सीखेंगे, इस तरह के मसले आ सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना। अब उनको यानी कॉलेज के साथ दिल लगाने की मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे स्पीकर होता है ना गाइडेंस के अंदर, वो होता है जो एक एक्सपीरियंस बंदा होता है, यानी वो बंदा जो नॉलेज के अंदर ज्यादा है, जो एक्सपीरियंस के अंदर ज्यादा है उन लोगों से जो वहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, तो वो स्पीकर होता है। यानी वो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, बस ये है कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, इस बुनियाद पे वो जो है वो गाइड कर रहा होता है। यहाँ ज्यादा सारे लोग होते हैं, ये बस उनको आगाही फैला रहा होता है, उनको बता रहा होता है, किसी आने वाले मुस्तकबिल के किसी मसले के मुतालिक बता रहा होता है,
करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, किसी हवाले से गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आइंदा किस सब्जेक्ट का स्कोप होगा, आइंदा कौन सी फील्ड के अंदर जॉब ज्यादा आएगी, आइंदा कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको फर्दर जो है ना वो एडमिशन लेना चाहिए, आपको फलां मुल्क से पीएचडी करनी चाहिए। अब यानी ये इज्तिमाई तौर पे मैं लोगों को किसी चीज के मुतालिक बता रहा हूँ, और बताने वाला कौन है, जो जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस या नॉलेज ज्यादा है, इसे हम गाइडेंस बोलते हैं। जबकि इसके मुकाबले में काउंसलिंग में आ जाए तो काउंसलिंग एक ऐसी स्पेसिफिक टर्म है जिसके अंदर कोई एक्सपर्ट, यानी वहां पे हमने कहा एक्सपीरियंस बंदा, यहाँ पे हम कहते हैं एक्सपर्ट बंदा, कि जो अपनी फील्ड का, अपनी चीज का एक्सपर्ट होता है, वो बंदा काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। याद रखें, काउंसलिंग वन टू वन होती है। गाइडेंस तो एक बड़े सेमिनार या दो से ज्यादा लोगों एक ही टाइम के अंदर हो सकती थी। गाइडेंस ये अप्रोच जो होती है वो यूनिवर्सल अप्रोच भी हो सकती थी, ये सबके लिए हो सकती थी, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती थी। लेकिन काउंसलिंग के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, यानी ये वन टू वन होती है। एक ही काउंसलर होता है, एक काउंसली होता है, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो किसी को बताई नहीं जाती। जो काउंसलिंग करने वाला है वो एक एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का, जो काउंसलिंग लेने वाला है वो किसी मसले का शिकार होता है। इसके अंदर लोगों को हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, एजुकेशन भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, इवन मैरिज लाइफ के अंदर कंफ्लिक्ट हो सकता है, इवन उसको हेल्थ के अंदर किसी तरह का कोई ऐसा इशू होता है जिसके मुतालिक वो किसी से काउंसलिंग हासिल करता है। वो काउंसलिंग देने वाला अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, वो काउंसलिंग वन टू वन होगी, वो किसी को बताएगा नहीं। ठीक है, ये बातें अभी अपने जेन के अंदर अपने जनरल रखनी है। जब बाद में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने कोशिश करना है इसको एक टाइम, जस्ट वन टाइम इसको आपने गो थ्रू कर लेना है। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ये जो होती है गाइडेंस होती है प्रिवेंटिव इन नेचर होती है, मुस्तकबिल के किसी मसले से बचाने के लिए होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है कि इसके अंदर बस बातें बताई जा रही होती हैं, बस वो बंदा इसको जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा लो एक्सपीरियंस वाले बंदों को जो इसके अंदर जो है वो इनके अंदर बातें कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा काउंसलिंग जो है वो क्या होती है, एक इंडिविजुअल अप्रोच होती है जिसके अंदर वन टू वन होती है, किसी भी बंदे के किसी भी मसले को हल करने के लिए वो प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा काउंसलर जो है इसको सीरियस रखता है, उसके प्रॉब्लम को रिमूव करता है। काउंसलर उसे इस काबिल बना देता है कि वो अपने जो उसके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं उनमें से बेस्ट चॉइस जो है वो सिलेक्ट कर सके। ये एजुकेशन के अंदर भी हो सकती है, करियर के अंदर भी हो सकती है, पर्सनल हेल्थ, फाइनेंशियल, ये हर कहीं ये काउंसलिंग या गाइडेंस दोनों जो है वो चीजें हो सकती हैं। अब जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस है, इंडिविजुअल गाइडेंस भी हो सकती है, कपल काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग यानी जो मियाँ बीवी हैं, फैमिली काउंसलिंग के फैमिली के चार पांच बंदे सारे एक ही फैमिली के एक ही, करियर काउंसलिंग किसी की जॉब के हवाले से, किसी को एजुकेशन के हवाले से जो है बताना, ये काउंसलिंग में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग अप्रोच, काउंसलिंग की तीन टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। यही चीज जो है वो इस तरीके से सर फैमिली काउंसलिंग में वन टू वन है। देखिए, फैमिली काउंसलिंग में फैमिली वन टू वन है, यानी एक फैमिली सामने बैठी है। देखिए, ये हो सकता है ना, जैसे मियाँ बीवी की होती है दो बंदों की, इस तरह फैमिली के हो सकते हैं कि दो चार लोगों का मसला है। अब एक काउंसलर होगा, वो फैमिली एक वन यूनिट की सूरत के अंदर उनके सामने मौजूद होगी। वो फैमिली के बेसिकली उनके कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। बेसिक पहले वो एक बंदे से उसके मसाइल पूछ लेगा, दूसरे से पूछ लेगा, तीसरे से पूछ लेगा। अब तीनों को बैठा के उनके अंदर जो है वो कंसिलेशन करना, मेडिएशन करना, लिटिगेशन करना, उनके मसाइल का इदराक हो चुका है पहले उसको काउंसलर को। अब वो जो उनके शकूक शुबात हैं उनको दूर करके उनको सुलह सफाई के ऊपर वादा करना, ठीक है, उनको एग्री करना। तो बेसिकली यहाँ पे ये वन टू वन ही है, लेकिन यहाँ पे फैमिली एक वन यूनिट की सूरत के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो वन फैमिली के अलावा बंदा नहीं होगा, ऐसे समझिए। कुछ पता चला? चलो आगे। जी सर। जी ओके। सर। नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, अभी काउंसलिंग की ना अप्रोचेस हैं, ये टाइप्स कह लें। ये डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इक्लेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, अब डायरेक्टिव काउंसलिंग ये आप डिटेल में स्लाइड पढ़ लीजिएगा, मैं बस आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन तीनों को बता देता हूँ। डायरेक्टिव काउंसलिंग ये होती है, यानी देखो, मैं काउंसलर हूँ और मेरे सामने जो बंदा आया बैठा है वो काउंसली है। डायरेक्टिव काउंसलिंग ये होगा, मैं उसकी बात सुन के उसको मुफीद मशवरे दे दूंगा, उसको गाइड कर, यानी उसको ऐसी चीजें बता दूंगा कि जिससे उसका मसला हल हो सके। यहाँ पे डोमिनेट मैं हूँ, मैंने उसकी पहले बात सुन ली, फिर उसके बाद मैं अपनी हुक्म दे देता हूँ, यानी आप ये करो तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं उसको डायरेक्शन दे देता हूँ कि फला फला काम करो, आपका मसला हल हो जाएगा। ये होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग होती है कि जिसके अंदर जो काउंसलर होता है वो यहाँ पे पैसिव होता है, यानी वो कम बोलता है, और जो काउंसली होता है वो ज्यादा बोलता है। डायरेक्टिव के अंदर काउंसली कम बोलता है, काउंसलर ज्यादा बोलता है। नॉन डायरेक्टिव के अंदर काउंसलर कम बोलता है,
कॉन्स्टेंटली ज्यादा बोलता है। वो कैसे? अब यहाँ पे जैसे ना हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब मैं किसी के मसला सुन रहा हूँ, और अब मुझे उस बंदे को उसके मसले का अदराक करवाना है, उसको उसका सोल्यूशन का इदराक करवाना है। तो मैं उससे पूछता हूँ, वो मुझे बात होता है, मैं कहता हूँ अच्छा फिर अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता, तो फिर क्या होता, मैं इससे ऐसी बातें करता हूँ। यानी मैं उसको ना उस असल मसले के सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ, और एट द एंड वो बंदा खुद, ओ अच्छा मैं ऐसे कर लेता तो ये मसला ना होता। यानी कॉन्सली को खुद, कॉन्सली इस काबिल हो जाता है मेरे सवालों से कि कॉन्सली अपने मसले को खुद ही समझ लेता है कि ये वाला मेरा जो मसला है ना, इसका सोल्यूशन ये वाला है। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे से पास एक स्टूडेंट आता है कि सर जी मैं CSS करना चाहता हूँ, तो आप मुझे मशवरा दें मैं CSS करूँ या मैं MPhil कर लूँ। अब वो दो मसले लेके मेरे पास आया बैठा, मैं उसकी बात सुनता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं CSS के ऊपर, CSS क्यों करना चाहते हैं। वो मुझे अपनी बात बताता है, अच्छा तो आपको पैसा चाहिए, तो अगर पैसे के लिए हम फलां फील्ड में चूज कर लेते हैं, फलां कारोबार कर लेते हैं। ये वो कहता है कि CSS कर, मैं कहता हूँ फिर अपनी इंग्लिश कैसी है, यानी मैं सिर्फ उसको थोड़ी सी एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ी डायरेक्शन देता हूँ, और उससे बताओ अच्छा CSS की इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, आपने देखे CSS कैसे पढ़े हैं, उससे कैसे इंग्लिश लिखी हुई थी। अब मैं उसको यहाँ पे उसी को मसले का उसी को अदराक करवा रहा हूँ। तो खुद अच्छा मेरी तो इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, अच्छा चलो दूसरे ऑप्शन से आते हैं, आप MPhil क्यों करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव के अंदर क्या होता है कि काउंसलर जो होता है वो सिर्फ डायरेक्शन, ये सिर्फ उसको जो है ना सवाल को, उसके सवाल को एक्सप्लोर करने की इजाजत दे रहा होता है। काउंसलर बोल रहा होता है, वो बस यह कहता है इसके ऊपर बात करो, इसके ऊपर बात करो, इस तरह करके होती है। तो इसके बाद आता है इलेक्टिव काउंसलिंग। ये वो काउंसलिंग है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता है, काउंसलर भी सवाल करता है, काउंसलर भी सवाल करता है, वो एक दूसरे के शकूक को शुबात दूर करते हैं, एक दूसरे को क्लैरिटी देते हैं। ये मैंने इनको पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर मैंने बताया है कि डायरेक्टिव के अंदर क्या होगा, काउंसलर अथॉरिटेटिव होगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसके ऊपर, क्लाइंट जो है पैसे को होगा, इंटेलेक्चुअल यहाँ पे गुफ्तगू ज्यादा होगी। अब नॉन डायरेक्टिव के अंदर क्या होगा, टाइम जहाँ पे भी लगेगा, क्लाइंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो, वो ज्यादा बोलेगा, और जो काउंसलर होगा वो कम बोलेगा। और फॉर रॉजर्स ने इसे दिया था, और इमोशनल देन यहाँ पे इमोशनल की बातें ज्यादा होंगी इंस्टेड के इंटेलेक्चुअल की बात, क्योंकि यहाँ पे हम काउंसलिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो वो अपने इमोशनल के मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, उसके पीछे पर्पज क्या है, इमोशन ज्यादा इसके अंदर होंगे। उसके बाद इलेक्टेड के अंदर क्या होगा, ये मॉडरेट, दोनों काउंसलर और काउंसली दोनों मिलजुल के मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, डेमोक्रेटिक अप्रोच होगी, और ये मॉडरेट टाइम, कम टाइम लगता है। यहाँ पे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों बातों पे गुफ्तगू हो रही थी, ये बॉर्डन ने ये दी थी, ये इनके ऊपर नाम लिखे हुए, कॉल रॉजर्स विलियमसन ने दी थी डायरेक्टिव, कॉल रॉजर्स ने दी थी नॉन डायरेक्टिव, और बॉर्डन ने दी थी इलेक्टिव काउंसलिंग, ये नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये इस तरह बस ये काउंसलिंग के मुतालिक ये चीजें आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं पेडागोजी और एंड्रागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है टू सर ये लीड। जी। सर अगर हम गूगल से सर्च करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये काउंसलिंग में तो नहीं आएगा? नहीं काउंसलिंग में तो गूगल के पास तो एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन पड़े हैं चीजों के, वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन आपको दे देगा। काउंसलिंग के अंदर तो ऐसे, अब तो देखिए गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस के अंदर हम ये एक ही मसला, यानी 40 50 500 100 1000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, और उनको मैं किसी मसले के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो ये गाइडेंस है। लेकिन जब वन टू वन, इट मीन जो इनफरादी शख्स है उसका बड़ा अजीब सा मसला होगा, हो सकता है वो मसला किसी को और को ना हो, सिर्फ उसी को हो, ठीक है। तो यानी ये इंडिविजुअल को होती है, और कॉन्फिडेंशियल होती है, तो इसको हम नहीं, हम काउंसलिंग में तो कहीं गाइडेंस में तो गिन सकेंगे, लेकिन काउंसलिंग में नहीं गिन सकेंगे। ओके। ओके सर। अच्छा जी, पेडागोजी और एंड्रागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी को कहते हैं बच्चों को पढ़ाना। इसका जो एक लफ्जी मतलब होता है वो होता है टू लीड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। तो पेडागोजी होता है बच्चों को, अब बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं एक्टिविटीज के जरिए। आज जैसे वो अभी किसी ने यूरोप के अंदर सवाल भी किया होता सेकंड टाइम के, जो प्राइमरी स्कूल में इंस्ट्रक्शन कैसी होंगी, तो वो इट मीन वो बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाने के जितने तरीके होते हैं, पहली बात कि बच्चों के साथ कोई तरह की कोई सख्ती नहीं होगी, किसी तरह कोई लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर मेथड नहीं होगा। तो बच्चों को के अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा, ऐसे तरीकों से पढ़ाया जाएगा जिससे बच्चों का अटेंशन भी साथ में रहे, बच्चे इंटरेस्ट भी ले, उनका पढ़ाई के अंदर दिल भी करे, पढ़ाई से उनका दिल उचाट ना हो जाए। ये सारी चीजें जो है ना वो होनी चाहिए। जैसे हम बच्चे को लेके जाते हैं, बाजार में लेके जाते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस नॉलेज उसको देते हैं, उसको कोई चीज करके दिखाते हैं, उसको LCD के ऊपर जो है वो वीडियो पिक्चर्स वगैरह के जरिए जो है ना वो उसको नॉलेज सिखा रहे होते हैं।
तो इस तरह की जो चीजें पेडागोजी होती है। अब आ जाते हैं एंड्रागोजी। एंड्रागोजी वो तालीम होती है जो बड़ों के लिए हो, यानी जवानों के लिए, जो बड़ों के लिए जो तालीम होती है उसे कहते हैं एंड्रागोजी। एंड्रागोजी जो होती है ये भी लर्नर सेंटर होती है। अच्छा, यहाँ पे चलो मैं एक बात और की वजाहत कर दूं, चाइल्ड सेंटर और लर्नर सेंटर के अंदर क्या फर्क है। चाइल्ड सेंटर होता है वो छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, और वहां पे हमारी अप्रोच क्या होती है कि टीचर यहाँ पे टीचर डोमिनेंट होता है। चाइल्ड सेंटर के अंदर टीचर डोमिनेंट होता है, लेकिन बस ये टीचर ये ख्याल रखता है कि मुझे बच्चों को बोर नहीं होने देना, मुझे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना, मुझे बच्चों के साथ सख्ती नहीं करनी। अगर तो देखो चाइल्ड बच्चे तो कुछ नहीं जानते ना। अगर हम बच्चों को कहें कि चाइल्ड सेंटर, हम कहें कि बच्चों को आज़ादी है, तो बच्चे तो कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। यानी टीचर काम करवाता है, टीचर अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, टीचर उनको साथ लेके चलता है। बस टीचर कोशिश करता है कि टीचर की पर्सनैलिटी इतनी करिश्मेटिक होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि बच्चे जो है ना उसके साथ टोटली फुल्ली इन्वॉल्व हो उसकी हर एक्टिविटी के अंदर। और एक जो लर्नर सेंटर होता है ये बड़े बच्चों के लिए होता है। तो बड़े बच्चों के लिए यानी यहाँ पे टीचर पैसिव होगा, टीचर फैसिलिटेटर होगा, टीचर का काम कम होगा, बच्चों का काम ज्यादा होगा। यहाँ पे टीचर उनको गाइड कर देगा, बच्चों हम आप चलो ये वाला काम मिलके करो बैठ के, फलां काम मिलके करो बैठ, फलां प्रोजेक्ट बेस्ड जो स्टडी है। यानी लर्नर सेंटर के अंदर बच्चे जो है ना वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और उनकी ज्यादा चलती है, टीचर जो है वहाँ वहाँ पे पैसिव होता है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखें, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई प्रॉब्लम है, ग्रुप डिस्कशन है, कोई केस स्टडी है, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो सारे दोस्त जो है वो मिलके उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। यहाँ जो टीचर होता है उनको एक फ्लेक्सिबल देता है, टाइम देता है। लर्नर जो होता है वो उनकी मर्जी है, कौन सा टॉपिक चूज करें, कौन सा ग्रुप अपने अंदर लोग शामिल करें, और किस तरह किस टाइम के अंदर उसको करें, यानी उनको थोड़ी आज़ादी कम मिलती है। ठीक है। एंड्रागोजी बड़ों के लिए और पेडागोजी छोटे बच्चों के लिए। इसके अंदर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डायरेक्टेड कोचिंग, मेंटोरिंग ये होंगे। जी मुनव्वर साहब। सर एक क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल पे, तो उसमें ना आंसर दिया हुआ था कि एलिमेंट्री लेवल पे सब्जेक्ट सेंटर मेथड यूज किया जाता है, तो प्राइमरी लेवल पे एक्टिविटी बेस, मतलब वो लर्नर सेंटर होगा और दूसरा चाइल्ड सेंटर होगा। एलिमेंट्री लेवल पे क्या होगा सर, वो सब्जेक्ट सेंटर होगा, और सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, क्या वो जो लेक्चर मेथड होगा, या क्या, इस तरह का सवाल था सर। पाकिस्तान के अंदर जो एलिमेंट्री लेवल है, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। जो रिकमेंडेड है वो एक्टिविटी बेस्ड है। सब्जेक्ट सेंटर, पहले हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट सेंटर, एक्टिविटी सेंटर ये क्या होता है। जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम ये होता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट जो है ना वो हमारा मेजर मुद्दा होता है। यानी मेजर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो चीज सामने होती है इसको देख के हमने पढ़ाना होता है, सब्जेक्ट होता है कि यार फलां टॉपिक में पढ़ाऊंगा, कल परसों फलां टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर फलां टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब टीचर यहाँ पे डोमिनेट और टीचर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, टीचर अपने लेक्चर के जरिए चीज़ों को पढ़ा रहा है, ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होती है। तो जो हमारे हाई लेवल है ना वहाँ पे हम सब्जेक्ट अप्रोच करते हैं। जो हमारे पास पहली क्लास से 8वीं क्लास तक है पाकिस्तान के अंदर उसको हम एक्टिविटी कहते हैं, डायरेक्ट लर्निंग की बात, डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको हम किसी न किसी तरह बच्चों को गो थ्रू करवाएं, उनको गो थ्रू से बता दें, बच्चों को हम डायरेक्टली उन चीज़ों को विजिट करवाएं, उन चीज़ों को बच्चों को दिखाएं, उनको रियल लाइफ के अंदर वो सिनेरियो उनके सामने रखें। तो पहली से लेकर 8वीं तक पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी बेस्ड होता है करिकुलम। 8वीं क्लास से ऊपर जो होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच आ जाती है। तो 8वीं में हम सब्जेक्ट सेंटर नहीं कहेंगे। ओके। ठीक सर। चलिए, इसके बाद है एटीट्यूड और बिहेवियर। ये सवाल जस्ट इंटरव्यू के अंदर ना कहीं गुफ्तगू के अंदर पूछ लेते हैं, तो क्योंकि साइकोलॉजी के रिलेटेड सवाल था तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है। शायद इसकी कोई ज्यादा वेटेज ना हो, बस ऐसे पता होना चाहिए। हम ना समटाइम एटीट्यूड और बिहेवियर को एक ही सेंस में ले रहे होते हैं, तो इसका फर्क का पता करने के लिए देखिए, जो बिहेवियर होता है ना वो ऑन द स्पॉट किसी भी मसले का रिएक्शन है। यानी मुझसे किसी ने बदतमीजी की है और उसकी बदतमीजी के जुमरे के अंदर, यानी उसके रिएक्शन के अंदर जो मैं शो करता हूँ, यानी मैं पोलाइट बिहेवियर शो करता हूँ, मैं सख्त बिहेवियर शो करता हूँ, मैं उसको उसके बदले उसने गाली दी है मैं भी गाली देता हूँ, या मैं उसको खामोश होकर उसे प्यार से समझाता हूँ। यानी जो मेरा यकदम जो इसको क्या लग बोले कि जो फौरी तौर पर मेरा रिएक्शन होगा ना उसको बिहेवियर बोलते हैं। और बिहेवियर जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, और अगर इस बिहेवियर किसी का खराब हो भी रहा हो
तो इसको हम जो है ना वो थोड़ा बहुत सर्विस करके चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि मेरा आजकल एटीट्यूड बड़ा राउड है, और रूड एटीट्यूड है, तो मेरे पेरेंट्स मेरी बेइज्जती करके कि यार इंसान बंदा बन जा, तो क्या हर एक के साथ लड़ी रखता है। अब मुझे समझाया गया और उन्होंने मुझे जो है ना वो वार्न किया पेरेंट्स ने, और मैंने उस वजह से मेरे जो बिहेवियर के अंदर तब्दीलियां आ रही थी, वो यकदम मेरा बिहेवियर ठीक हो गया और मैं दोबारा से अपनी हम्बल पोजीशन पे आ गया। और यह क्लास के अंदर कोई एक बच्चा है, वो बड़ी जो है ना वो दूसरे को आंखें दिखाता है और बड़ा जो है ना वो अजीब सा बिहेवियर शो करता है क्लास के अंदर कि मैं तो बड़ी तोप हूँ। तो टीचर उसको समझाते हैं और सजेस्ट करते हैं और उसकी वजह से उसका बिहेवियर ठीक हो जाता है। ये होता है बिहेवियर, यानी बिहेवियर होता है यकदम। अच्छा, दूसरी होती है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक लॉन्ग टर्म, मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। यानी मेरी उम्र 31 साल है। 31 साल एज के अंदर जो चीजें मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, उनको तब्दील करना आसान नहीं होगा। जो हैबिट, जैसे कहते हैं ना बाबे जो होते हैं 60 साल के, आपको उनके साथ गुजारा ही करना होता है। आप 50 से 60 साल के जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हम में से कोई ये सोचे कि मैं अपने अब्बू को चेंज कर लूंगा या अपने अम्मी को चेंज कर लूंगा, या उसकी जो हैबिट्स जो सारी जिंदगी में उसने डेवलप की हैं, जो सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, मैं उसको बदल लूंगा, तो ये चीजें नहीं बदल सकते। हमें हमें उनकी उन्हीं सलाहियतों के साथ, उन्हीं खूबियों खामियों समेत अब उनके साथ चलना होगा, क्योंकि ये पूरी लाइफ की उनकी लड़ने गए। अगर वो सारी लाइफ के अंदर नेगेटिव रहे हैं तो मैं उनको पॉजिटिव नहीं बना सकता। अगर वो उनकी लाइफ पॉजिटिव है तो मैं उनको नेगेटिव एस्पेक्ट चीजों को नहीं दिखा सकता, मैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनकी उजागर नहीं कर सकता। तो एटीट्यूड वो होता है जो पूरी जिंदगी में एक लॉन्ग टर्म में बनता है और उसको तब्दील करना मुश्किल होता है, वो है। और जो बिहेवियर है वो एक नैरो चीज है, जो एक शॉर्ट और वाइल्ड जो चीजें बन रही होती हैं उसे बिहेवियर बोल देते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ है? किसी को मसला हो तो पूछ लें इसमें। सर, जो एटीट्यूड और बिहेवियर का आपने बताया ना जी, जी जी। एक हमारे टीचर ने हमें कहा था कि जो बिहेवियर होता है ना जी, वो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह जेबी वाटसन कहता है कि आपका ओवर्ट जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, जो होता है, व्हाट जो है वो रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट होता है, वो आपका बिहेवियर है। और इसके अलावा जो आपके जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं किसी चीज़ को लेके, उस बिहेवियर के लिए, वो आपके एटीट्यूड होते हैं। जैसे कि मेरा जो है वो हो सकता है कि मेरी जी अपने मामू से नहीं बनती, ठीक है, तो वो जी मैंने अपनी माँ को बोल दिया कि वो हमारे घर ना है, ठीक है। और ये एक जो मेंटल प्रोसेस है या एक मेंटालिटी है उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ को लेके, वो एक एटीट्यूड है। और जब वो हमारे घर आते हैं और मैं फिर उनको रोकता भी हूँ ये चला जाए और ये यहाँ पे ना आए, और मैं अपना शो करता हूँ, शो ऑफ करता हूँ चीज़ों को, दैट इज बिहेवियर। और ये भी मैंने सुना हुआ था, तो मैंने कहा चले इनको क्लियर कर। जबरदस्त जबरदस्त, नहीं आपने उसको उस चीज को बिल्कुल जबरदस्त अच्छे तरीके से बता दिया कि जाहिर बात है वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो मेंटल के अंदर बन रहा है, वो लॉन्ग टर्म उसी को तब्दील करना मुश्किल होता है, वो नफरत से पैदा हो गई है। तो स्टूडेंट ये भी याद रख लें कि जो एटीट्यूड होगा उसका ताल्लुक वो मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी स्कीमा हमारा बन गया होगा, और जो बिहेवियर होगा वो नो डाउट उसी का फौरी रिएक्शन होगा उस चीज का। सर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और अपना टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। और ये एलिमेंट्री पर एप्लीकेबल होगा या प्राइमरी पर, कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, या हायर पर, थोड़ा सा इसका बता दें। जी जी, ठीक है, हमारे शुक्रिया। पास एक ही मिनट है, 1 मिनट के अंदर ये वाली जो सेशन खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा 2-4 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर दूंगा और जो मजीद टॉपिक रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, चाइल्ड सेंटर और टीचर सेंटर। लेकिन चाइल्ड सेंटर की बात ये है कि यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो बच्चे को दी जाएगी, बच्चे की मर्जी का ख्याल रखा जाएगा, बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक उसको पढ़ाया जाएगा। बच्चे का पढ़ने का मूड बनाया जाएगा पहले और फिर उसको पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चे का पढ़ने का मूड नहीं है तो जबरदस्ती उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, जबरदस्ती वैल्यूज नहीं ठोसी जाएंगी। पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास की जो रिकमेंडेड चीज है वो यही है कि हम उनको जो है वो एक्टिविटी बेस्ड चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से पढ़ाएं, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं, उनको साथ लेके चलें, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती जबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे टीचर सेंटर ऐसे क्लासरूम होते हैं जहाँ पे टीचर डोमिनेंट होता है। टीचर अपनी लेसन प्लानिंग करके आता है कि आज मैंने ये पढ़ाना है, और टीचर बच्चों की नहीं सुनता। टीचर जो अपनी लेसन प्लानिंग करके आया कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, उसी टॉपिक को वो अपने उस टाइम के अंदर उस तरह जैसे वो सोच के आया ऐसे पढ़ाएगा। तो यानी यहाँ पे टीचर की वैल्यू ज़्यादा होती है, टीचर बच्चों को चला रहा होता है, बच्चों की यहाँ पे कम, बच्चे यहाँ पे कम यहाँ पे पैसे होते हैं, कम वैल्यू होती है, और टीचर की ज़्यादा वैल्यू होती है। टीचर अपनी प्लानिंग के मुताबिक